हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाल ही में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हम उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि हाल ही में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, वहां से इंडिया के लिए क्या लर्निंग्स हो सकती हैं। और आज के इस सेशन में मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आज के समय में, आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब जहां बहुत सारे देश ताकतवर हैं। एक समय था जब बाईपोलर वर्ल्ड था, जब एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ रशिया था। और फिर एक लंबा समय आया जब अमेरिका इकलौता वर्ल्ड पावर था, जिसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड भी कहते थे। तो पहले बाईपोलर वर्ल्ड आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड आया, और आज के समय में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। तो आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहां चाइना एक बड़ी ताकत है और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो बड़ी ताकतें हैं, तो किस तरीके से, ऑब्वियसली भारत भी एक बहुत बड़ी ताकत है, तो ऐसे समय में एक ऐसा युद्ध, इसके क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का क्या इंटेंशन हो सकता है, और इंडिया के लिए क्या लर्निंग्स हो सकती हैं, और इंडिया इसमें कहां पर खड़ा होता है। देखिए, एक बात तो तय है कि युद्ध किसी भी देश के बीच में हो, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है, किसी का फायदा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि फिर युद्ध लड़ा क्यों जा रहा है। इसीलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका के इस युद्ध में क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका क्यों इजराइल के साथ खड़ा है। हाल ही में एक घटना काफी चर्चित रही, जिसमें देखा गया कि 180 के आसपास, कई सारे डेटा कोट किए जा रहे हैं, कुछ लोग 160 बोल रहे हैं, कुछ लोग 180 बोल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 7 से 12 साल की 160 180 बच्चियां एक धमाके में उनकी जान चली जाती है, जिसमें हम ईरान की बात कर रहे हैं। और इस वीडियो ने, इस फोटो ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट है क्या। देखिए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है। आर्म्स और एम्यूनिशन मतलब युद्ध में जो भी लड़ाकू विमान, अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स और बॉम्ब्स वगैरह यूज होते हैं, एम्यूनिशंस यूज होते हैं, उनका एक बड़ा एक्सपोर्टर है। मतलब अमेरिका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इस पे डिपेंड करता है कि ये जो भी आर्म्स और एम्यूनिशन है, इनका कितना खरीद फरोख्त होता है। मिडिल ईस्ट शुरू से ही एक ऐसा डिस्टर्ब एरिया रहा है जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटेंशंस की वजह से चीजें डिस्टर्ब रहीं, और इसका फायदा अमेरिका ने उठाया वहां पर आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करके। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए यहां पर एक बिजनेस इंटरेस्ट है, अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं कि इसराइल का इसमें क्या इंटरेस्ट है। इसराइल को अगर हम देखें तो इसराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। और हाल ही के समय में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लंबा युद्ध चला आ रहा था, उसमें कई सारे मिडिल ईस्ट के ऐसे देश थे जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और फिलिस्तीन पे जो भी कुछ हमले किए गए इसराइल की वजह से, उसका विरोध करते हुए कहीं ना कहीं ये इक्वेशन खराब हुई है। अगर हम इसके और जड़ में जाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो सपना है, वो भी इसमें एक बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सेदारी रखता है इस युद्ध को लेकर। अब हमें दोनों चीजों को जरा साथ में समझना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका और इसराइल की बात करें तो अमेरिका और इसराइल के लिए बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो रिलीजियस सेंटिमेंट वाला एंगल है इन टर्म्स ऑफ इस्लाम एंड ज्यूज, वो भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है। लेकिन अगर हम ईरान के लिए देखें तो ईरान एक समय में अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। बट अचानक से इक्वेशन पलटी, और ये इक्वेशन क्यों पलटी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजंस हैं। लेकिन अब जबकि अमेरिका ने शुरुआत तो कर दी है, अमेरिका ने इस युद्ध को स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन ये युद्ध एंड कैसे होगा, फिनिश कैसे होगा, ये बड़ी ट्रिकी बात है। क्योंकि ईरान एक लड़ाकू देश है। ईरान के जो लोग हैं वो डरते नहीं हैं। हाल ही में एक न्यूज़ में सुन रहा था, उसमें पता चला कि इजराइल में सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ है, जबकि दूसरी तरफ उन 160 180 बच्चियों की मौत पे, उनके जनाजे पे लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। मतलब जो आम इंसान है उसमें डर नहीं है। अगर हम ईरान की बात करें, आम इंसान में डर नहीं है, तो इसका मतलब ईरान कहीं ना कहीं घुटने टेकने वाला तो नहीं है। अब इस युद्ध के दो रास्ते हो सकते हैं।
क्योंकि अमेरिका अभी एक कंफ्यूजिंग स्टेट पे है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको किस एक्सटेंट पर इस युद्ध को ले जाना है। तो ये जो कुछ दिनों का अंतराल है, जो 4 से 6 दिन 10 दिन का हो सकता है, अगर इसमें अमेरिका शिथिल रहता है तो कहीं ना कहीं इस बात की बहुत संभावना है कि ईरान इजराइल को टारगेट कर सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता यह है कि अमेरिका पूरी ताकत लगाकर ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है। और अमेरिका के साथ सबसे बड़ी समस्या इस बार यह हो रही है कि इससे पहले जितने भी मिडिल ईस्ट के इन्वेजन्स किए गए थे, जितने भी मिडिल ईस्ट में इस तरीके के ऑपरेशंस किए गए थे अमेरिका की तरफ से, उसमें यूरोपियन देश उसके साथ खड़े होते थे, जिसमें एक बड़ा देश था ब्रिटेन। और इस बार यूरोपियन देशों ने हाथ झाड़ लिया है कि भैया तुम्हारा बिजनेस इंटरेस्ट है, तुम देखो। अब मैं यहां से इस कहानी को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका इतना ताकतवर बना कैसे और आज अमेरिका जो रोल प्ले कर रहा है वो क्यों प्ले कर रहा है। दोस्तों, दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें हम कह सकते हैं कि अमेरिका इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन। अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो अमेरिका के पास हिस्ट्री है ही नहीं। 17वीं शताब्दी के आसपास जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तो वहां से अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और अगर हम इसराइल को भी देखें तो इसराइल एक जूइश देश है और अमेरिका के 4-5 बड़े बिजनेस घराने जूइश फैमिली के आते हैं। और अगर आपको लगता है कि अमेरिका को वहां का प्रेसिडेंट चला रहा है तो आप किसी भ्रम में हैं या आपको सही जानकारी नहीं है। अमेरिका को चला रहे हैं वो 4-5 बड़े घराने। जैसे हम भारत में भी देखते हैं कुछ बड़े घराने हैं, वो सही और गलत डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया के लिए इकोनॉमिकली क्या सही है, इंडिया के लिए इकोनॉमिकली क्या गलत है। इसी तरीके से जो अमेरिका के बड़े जूइश घराने हैं, उनके डायरेक्ट रूट्स और लिंक्स हैं इसराइल में। और इसराइल चूंकि एक जूइश कंट्री है, इसलिए इसराइल अमेरिका के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही रीजन है, अगर आप देखेंगे कि अमेरिका की शुरुआत कहां से होती है, तो मैंने तो आपको रेवोल्यूशन के बारे में बताया। अब उसके बाद अमेरिका इतना ताकतवर कैसे बना। अमेरिका के पास कोई हिस्ट्री नहीं थी। अमेरिका के पास आपस में लड़ने के लिए कुछ नहीं था। जैसे हर देश की एक हिस्ट्री होती है, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्गों के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिका के पास सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता था। दूसरा, अमेरिका में जो धर्म है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक, जो कि एक बड़ा प्रैक्टिकल रिलीजन है, जो ये बताता है कि भैया स्वर्ग और नर्क मरने के बाद नहीं है, जो है इसी दुनिया में है। और तुम लाइफ में कितना सक्सेसफुल हो और कितना तुम इस जिंदगी में अपने स्वर्ग ला सकते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे बैंक में, अकाउंट में, तिजोरी में पैसा कितना है, खजाना कितना है। जितना पैसा कमाओगे उतना तुमने इस दुनिया में स्वर्ग अपने लिए अर्जित कर लिया। तो बड़ा प्रैक्टिकल रिलीजन है, तो इसीलिए उनका दिमाग क्लियर है। दूसरी बात, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दोनों विश्व युद्ध कहां लड़े गए? यूरोपियन कंट्रीज में लड़े गए। यूरोप एक बड़े पैमाने पर तहस नहस हुआ। लेकिन ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो अमेरिका और यूरोप ज्योग्राफिकली बहुत दूर है। और यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को ज्योग्राफिकली कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और यूरोप पूरा का पूरा लगभग डिस्टर्ब हो गया था, तहस नहस हो गया था। यहां पर 1945 के आसपास अमेरिका ने क्या किया? बड़े पैमाने पर यूरोपियन देशों को कंडीशनल लोन देना शुरू किया। कंडीशनल लोन होता क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की जरूरत थी, आप मेरे पास आए कि आशुतोष सर मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ 10,000 क्या 20,000 ले लो, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है सर? कि उस 20,000 रुपए में से आप जो भी सामान खरीदोगे वो आप सिर्फ मुझसे खरीदोगे। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई अमेरिका के लिए। तो इस तरीके से अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना। और इसके साथ ही साथ अमेरिका ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, हेजमनी। ये शब्द आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उस वर्ड का नाम है हेजमनी। हेजमनी। और ये नाम दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट दिया था एंटोनियो ग्रैम्स्की। एंटोनियो ग्रैम्स्की। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अगर आपसे कुछ काम कराना चाहता हूं तो मैं वो काम आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि आप अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि आप जीन्स पहनते हैं,
आप पैंट नहीं पहनते हैं, आप लुंगी नहीं पहनते हैं, आप धोती नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो क्या इंडियन कंडीशंस में जीन्स एक सही वस्त्र है, सही कपड़ा है? नहीं है। लेकिन वो वेस्टर्न फिलॉसफी हमारे दिमाग में आ गई, अमेरिकन फिलॉसफी हमारे दिमाग में आ गई कि हम जीन्स पहनते हैं तो स्मार्ट लगते हैं, हम बर्गर खाते हैं तो स्मार्ट लगते हैं, हम पराठा खाते हैं तो हम गंवार लगते हैं। ये है हेजमनी। और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहले के समय में जो देश थे वो क्या करते थे? ब्रिटेन ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऊपर अपना कब्जा किया, हमको गुलाम बनाया, तो कैसे बनाया था? उसने प्रॉपर यहाँ सेनाएं भेजी, यहाँ लड़ाई करी, युद्ध लड़े, और उसके बाद अपना एडमिनिस्ट्रेशन भेजा, और तब हमारे ऊपर राज किया। उसमें लगता था बहुत ताकत, बहुत पैसा और बहुत टाइम। अमेरिका ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला। अमेरिका ने कहा नहीं भैया, हम हेजमनी करेंगे, हम तुमको कंडीशनल लोन देंगे, हमें तुमसे जाकर लड़ाई नहीं लड़नी है। अमेरिका का जो ड्रीम है, बिगेस्ट ड्रीम है, वो क्या है? अमेरिकनाइजेशन। आज आप भी बर्गर पिज्जा खा के बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, हम तो मॉडर्न हो गए। दिमाग नहीं खुल रहा है, सोच बड़ी नहीं हो रही है, देश के बारे में नहीं सोच पा रहे, बस बर्गर पिज्जा खा के हम अमीर हो गए। यही है अमेरिकनाइजेशन, और इसी से हमें बचना है। तो ये तो कहानी थी अमेरिका की। अब जरा चलते हैं वापस और देखते हैं कि इंडिया के लिए इस युद्ध से क्या लर्निंग्स हो सकती हैं। अगर आप कंपेयर करें इंडिया और इजराइल को, अमेरिका को तो अभी हम छोड़ देते हैं, इंडिया और इजराइल को और इंडिया और ईरान के रिलेशन को, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ईरान इंडिया के ज़्यादा नज़दीक है, ईरान इंडिया का ज़्यादा बेहतर दोस्त है। ईरान से हमारी जो ऑयल की, ईंधन की, ऑयल की जो भी डील्स होती हैं, उसमें कई बार हमें पैसा नहीं देना पड़ता। हम बस ये कंडीशन रखते हैं कि भाई जितने का हम तुमसे तेल खरीदेंगे, जितने का हम तुमसे गैस खरीदेंगे, उतना ही तुम हमसे बिजनेस कर लो। और दूसरा, अगर पैसा देना भी है तो इंडियन करेंसीज में दे देंगे, रुपए में दे देंगे। तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। और कई सारे ऐसे मामले हैं इंटरनेशनली जब इंडिया को ईरान ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। इजराइल की अगर हम बात करें तो भारत और इजराइल के बीच का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस इक्वेशन से टिका हुआ है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ भी अमेरिका का ही है। जैसे अमेरिका से हमारे रिश्ते कोई वो बचपन के दोस्त वाले रिश्ते नहीं है जैसा आपको मीडिया में, सोशल मीडिया पे और कई सारे न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका से हमारे जो कुछ रिश्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इक्वेशंस पे टिके हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाए हैं, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज भी रशिया हमारा वही बचपन का दोस्त है, जब कोई देश काम नहीं आया था तो रशिया काम आया था। रशिया आज भी हमारा परमानेंट फ्रेंड है, जबकि कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। वो बात सही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, इतिहास के पन्नों को खंगालें, तो हम कह सकते हैं कि रशिया हमारा एक तरीके से रिलेटिव सेंस में परमानेंट फ्रेंड है। इजराइल से कंपेयर करें तो ईरान हमारा एक बेहतर फ्रेंड है। दूसरा, हम ये भी समझ सकते हैं कि भारत में वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, तो हमें उनके सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें तो जो कुछ ईरान के ऊपर हो रहा है वो सही तो नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है न्यूक्लियर वेपन के इंटेंशन वाली। अब न्यूक्लियर वेपन ये एक ऐसी चीज है कि मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आप मेरे साथ बैठे हुए हैं एक टेबल पर, मैं कोई अच्छी चीज खा रहा हूं, मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं भैया आइसक्रीम मत खाना, आइसक्रीम खाओगे ना तो खांसी हो जाती है। तो जो देश ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए रोक रहा है वो देश हैं जो खुद न्यूक्लियर एम्पावर्ड है, जिनके पास खुद न्यूक्लियर पावर है। इसके दूसरे रास्ते भी निकाले जा सकते थे कि ठीक है, ईरान को हम रोकते नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। दूसरी, अमेरिका ने यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करी है। अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती ये करी, अभी हाल ही में जिस तरीके का वेनेजुएला का केस हुआ था, जब वहां के बड़े ऑफिशियल्स को किडनैप कर लिया गया था और पूरी की पूरी जो देश थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, एक तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल कर लिया गया। ईरान ऐसा देश नहीं है। ईरान एक लड़ाकू देश है, वो लड़ना जानता है, वो शहादत जानता है। अगर आपने खमेनी को मार दिया तो उसका मतलब ये कतई नहीं है आपने ईरान को खत्म कर दिया। वहां एक हर एक बच्चा खमेनी है, वो खड़ा होगा, वो लड़ेगा आपसे, और इस युद्ध से कितना नुकसान होगा उसकी कल्पना करी जा सकती है। अब भारत के लिए क्या लर्निंग्स है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत को यह समझना होगा कि अमेरिका हमारा परमानेंट दोस्त नहीं है, पहली बात। तो हम जो ट्रंप का मजीरा बजा रहे हैं वो मजीरा बजाना हमें बंद करना होगा। दूसरा, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सिंपल एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है आवर बिजनेस इज टू डू बिजनेस। हमारा एक ही काम है बिजनेस करना।
भारत की जो अंतरराष्ट्रीय नीति है उसमें पहली लाइन क्या है? नो फर्स्ट यूज। मतलब हम कभी भी अपने वेपन्स को पहले यूज नहीं करेंगे, अगर हमारे खिलाफ कोई करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो हम गांधीवादी विचारधारा से यहां पर चल रहे हैं, और वो सही भी है, वो गलत भी नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा, एक गांधीवादी विचारधारा वाला देश अमेरिका जैसे देश से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकता, वो कभी भी आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। दूसरी बात करते हैं, भारत को यह भी समझना चाहिए कि हाल ही में हम जो अग्निवीर वाली योजना लेकर आए थे, वो योजना अपने आप में खराब नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन भारत को यह समझना पड़ेगा कि आने वाला जो समय है वो काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो हमें हमेशा युद्ध के लिए वॉर रेडी रहना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज वॉर रेडी। तो चाहे हमारा एयर डिफेंस हो, चाहे हमारा नेवल डिफेंस हो, और चाहे हमारी मिलिट्री हो, मतलब जल थल वायु, इन तीनों ही सेनाओं का जबरदस्त तरीके से एम्पावरमेंट होना चाहिए। और हमारे डिफेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ने चाहिए। उसमें हमारे पास ऐसे युद्ध से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ऐसे आर्म्स होने चाहिए, ऐसे एमुनिशन होने चाहिए कि किसी भी देश को अगर समय पड़े तो हम करारा जवाब दे सकें। क्योंकि लाइफ में पावरफुल होना, उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को कमजोर साबित करें। पावरफुल होने का मतलब है कि हम अपनी रक्षा करने में पूरी तरीके से समर्थ हैं, और तभी हम कह सकते हैं कि हम एक सॉवरेन नेशन हैं। तो भारत को यह समझना होगा कि उसको अमेरिका से आगे आने वाले समय में कैसे रिश्ते रखने हैं। भविष्य में अगर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है तो भारत को यह समझना होगा कि उसको किस तरफ खड़ा होना है, ईरान की तरफ या इजराइल की तरफ। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो हाल ही में जो इवेंट्स हुई हैं उसमें ईरान के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय ईरान को हमारी जरूरत है। जब हमें जरूरत थी तो ईरान खड़ा हुआ। ये तो सिंपल सी दो दोस्तों की बात है भाई, जब तुझे जरूरत थी तो मैं खड़ा हुआ, आज मुझे जरूरत है तो तू खड़ा हो। तभी हम कह सकते हैं कि दो देश आपस में दोस्त हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके के और सेशंस के साथ हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे। आज के इस सेशन में आपको कैसा लगा, क्या लर्निंग्स रही, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।